Hello बच्चों, let's read the question. A particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field UR equals U naught R raised to power 4 if Bohr's quantization conditions are applied. Radii of possible orbital Rn vary with n raised to power 1 by alpha, where alpha is. Now to answer this question first, we will discuss here the key concept, and here the key concept is Bohr's quantization condition for the stable orbit. Now यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल फील्ड दे रखा है, दैट इज अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ द पोजिशन और रेडियस हम कह सकते हैं. तो वी कैन राइट हियर सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड इज गिवन यू आर इक्वल्स यू नॉट इंटू आर रेज़ टू पावर 4. यहाँ पे आर हमारे पास रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है. तो सपोज ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमने यहाँ पे कोई nth ऑर्बिट को कंसिडर किया है. इस nth ऑर्बिट में हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और इसकी जो रेडियस है इसको हम ये मान के चलते हैं ये r के बराबर है. तो इस केस में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बाउंडेड कंडीशन में रहता है. और वी कैन से यहाँ पे हमारे पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा एंड द वैल्यू ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड के थ्रू जो हमें यहाँ पे फोर्स देखने को मिलेगा. यानी हमारे पास जो सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड है ये एक फोर्स जनरेट करेगा एंड वी नो दैट फोर्स F इज द ग्रेडियंट ऑफ द सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड. इसको हम लिखते हैं du बाई डी. हम मॉड वैल्यू इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे केवल कैलकुलेट करना है. तो F विल बी इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर. यू की वैल्यू हमें दे रही है यू नॉट आर रेज़ टू पावर 4. अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यू नॉट 4 आर रेज़ टू पावर 3 के. और इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इट विल बी 4 u नॉट r रेज़ टू पावर 3. तो ये सेंट्रल फोर्स की वैल्यू हमारे पास मिल गई. एंड जो ये हमारे पास सेंट्रल फोर्स मिला है इट विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर केस. सो वी नो दैट जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज गिवन एज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. इसको हम यहाँ पे fc से इंडिकेट कर सकते हैं. इट विल बी m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. और सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे इक्वल होगी. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर विल बी इक्वल टू 4 इंटू यू नॉट आर रेज़ टू पावर 3. तो यहाँ से m इंटू वी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 4 इंटू यू नॉट आर रेज़ टू पावर 4. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. नाउ अकॉर्डिंग टू द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द स्टेबल ऑर्बिट वी नो दैट कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी स्टेबल ऑर्बिट के लिए जो लीनियर मोमेंटम जो हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं दैट इज mvr. इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h बाई 2 पाई. तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा nh बाई m इंटू आर मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई. और यहाँ से v स्क्वायर हम लिख सकते हैं विच विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू अगर v स्क्वायर के हम फर्स्ट में पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ r स्क्वायर. और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू यू नॉट आर रेज़ टू पावर 3 के. तो जो हमारे पास यहाँ पे आर स्क्वायर है अगर हम इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें तो ये जो होल वैल्यू है इट कैन बी रिटन एज, बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो कांस्टेंट है. एन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 6. और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 2/6 और 1/3. तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा की फ्रॉम द गिवन कंडीशंस अगर हम देखें
तो हमें दे रखा है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n रेज पावर 1 बाई एल्फा, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है n रेज पावर 1 बाई 3। तो कंपेयर करने पे वी कैन से हियर अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 3 के बराबर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 3। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।